हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल थर्मल लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। जितना प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं वो क्वेश्चन आप जरूर तैयार करके जाना कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके और सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लेना जितना मैं ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं, और आपकी जो सारे आती लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और आप लोग नोट्स जरूर बना लेना। तो पहला प्रश्न आप लोग देखो, लिखा हुआ है राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है, यानी कि जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ है। का ऑप्शन है आपका जर्मनी, खा है इटली, गा है फ्रांस एंड घा है इंग्लैंड। तो जो आपका राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है, तो जो आपका राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ जो है ना वो फ्रांस से हुआ था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। जितना क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं वो सारे क्वेश्चन आप तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना। लिखा हुआ है राष्ट्रवाद, आपका हो गया पहला प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। अभी मैं आपको आगे जर्मनी का एकीकरण भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पता है कि एक हुआ था जर्मनी का एकीकरण और एक हुआ था इटली का एकीकरण, ये दोनों एकीकरण हुआ था। अब आपको बताना है जो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। का ऑप्शन है ऑटो वन बिस्मार्क, खा है हिटलर, गा है विलियम प्रथम एंड घा है मैथ्सनी। तो आई होप कि आपको पता होगा कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑटो वन बिस्मार्क। याद रखना, जो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय है वो ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोग ये तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना, ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। जो महात्मा गांधी जी हैं वो असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया या प्रारंभ किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। का ऑप्शन है हमारा 1919 ईस्वी में एंड खा हमारा है 1922 ईस्वी में एंड हमारा गा है 1920 ईस्वी में एंड घा है 1923 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि असहयोग आंदोलन, जो आपका असहयोग आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 ईस्वी में मतलब आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? 1920 ईस्वी में। ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना जितना मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग समझो, लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, देख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका बार बार रिवीजन करना, नोट्स बनाना, और जितना आप लोग इसको हल कर लोगे, जितना ज्यादा आप इसे पढ़ लोगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। का ऑप्शन है हमारा वाशिंगटन, खा है न्यूयॉर्क, गा है जिनेवा एंड घा हमारा है ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो इन चारों में से कहां स्थित है? आई होप कि आपको पता होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जरूर याद हो जाएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। जो पंजाब एक राज्य है भारत का, उसमें आपको बताना है जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। का ऑप्शन है गहन खेती, खा है वनोन्मूलन, गा है अधिक सिंचाई एंड घा है अति पशुचारण। तो यहां आपको यह बताना है कि पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है उसका मुख्य कारण क्या है। तो यहां अब आपको मैं बता दूं कि इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो है अधिक सिंचाई। जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है वो है अधिक सिंचाई। वहां ज्यादा सिंचाई की जाती है इसलिए वहां का जो भूमि का निम्नीकरण है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर अधिक सिंचाई ना की जाए तो ये आपका रुक जाएगा, भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा। तो ये 5 क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखो, यहां क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है। ओके, का ऑप्शन है हमारा असम, खा है उड़ीसा, गा है पश्चिम बंगाल एंड घा है मध्य प्रदेश।
तो यहां आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है आपका वो कहां स्थित है, पश्चिम बंगाल में। कहां स्थित है, पश्चिम बंगाल में। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को तैयार करके ही ये सारे क्वेश्चन जाना है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। देखो आपकी दो फसल होती है, एक तो रबी की फसल होती है और एक कौन सा होता है, खरीफ की फसल। किसकी फसल, खरीफ का। ध्यान से समझना, रबी और खरीफ की दोनों फसलें पूछी जाती हैं। मैंने देखा है 4 रबी की फसल 4 खरीफ की फसल बताइए, लेकिन आप लोग यहां पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर का है धान, खा है बाजरा, गा है गेहूं एंड घा है मक्का। तो यहां जो गेहूं है, गेहूं आपका रबी की फसल है। ओके, गेहूं रबी की फसल है, लेकिन जो हमारा चावल है, चावल जो है वो खरीफ की फसल है। तो ये इतना आप याद रखना। ओके, ये दोनों चीजें याद रखना, ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं, गेहूं और चावल। तो चावल आपका खरीफ फसल है और गेहूं आपका रबी फसल है। बस इतना सा आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा और आप लोगों को सारे क्वेश्चंस याद रहेगा। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आप लोग फोकस करो, क्या लिखा हुआ है कि झारखंड में स्थित कोडरमा, ये देखो कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। देखो जो झारखंड में स्थित है एक कोडरमा, वो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन नंबर का है बॉक्साइट, खा है अर्वरक, गा है लौह अयस्क एंड घा है तांबा। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कि जो आप लोगों का अर्वरक है, अर्वरक जो है ये झारखंड में स्थित कोडरमा जो है, कोडरमा जो है उसका अग्रणी उत्पादक आपका अर्वरक है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को न्यू क्वेश्चन लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्व सुरक्षित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये इसका आपको सही आंसर बताना है। का ऑप्शन हमारा चेन्नई है, देख सकते हो। खा है आपका तूतीकोरिन एंड गा है हमारा पारादीप एंड घा है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ठीक है, तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप लोग तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। तो इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। ओके, तो ये आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। संघीय राज्य आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर का है मणिपुर, ओके, खा है हिमाचल प्रदेश, गा है अरुणाचल प्रदेश एंड घा है दिल्ली। देखो यहां से आप मणिपुर एक राज्य है जो कि आपका मतलब संघीय राज्य नहीं है, लेकिन आपको यहां बताना है संघीय राज्य नहीं है इन चारों में से, तो ये आपका संघीय राज्य है। हिमाचल प्रदेश भी एक संघीय राज्य है और अरुणाचल प्रदेश भी एक संघीय राज्य है। बट ये दिल्ली जो है ना, दिल्ली आपका एक शहर है जहां टहलने के लिए जाया जाता है, तो ये दिल्ली जो आपका एक संघीय राज्य नहीं है। ओके, याद रखोगे ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ज्यादा समझा कर बता रहा हूं कि आप लोगों को हमेशा याद रहे, बोर्ड एग्जाम तक आपको याद रहे, भूलो ना। रिवीजन करो, नोट्स बनाओ और इन सब का बार बार सॉल्यूशन आप लोग वीडियो देखा करो ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस याद रहे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अमेरिका जो है सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे। जो अमेरिका है, अमेरिका की सामाजिक विभाजन का कारण कौन थे। आपके पास ऑप्शन नंबर का है अमीर और गरीब, खा है आधुनिक और रूढ़िवादी एंड गा है श्वेत और अश्वेत एंड घा है इनमें से कोई नहीं। तो अब आप लोगों को मैं बता दूं कि अमेरिका में जो है सामाजिक विभाजन के कारण क्या थे वो आप लोगों को समझना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है श्वेत और अश्वेत। क्या होगा, श्वेत और अश्वेत। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा। ओके, समझ में आया, टिक मैंने लगा दिया है, ये आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो,
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। सबसे पहले आप ये समझो कि प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। प्रति व्यक्ति आय आपका जो होता है, जैसे जो देश है उनकी कुल जनसंख्या जो है ना, जैसे आपका पूरे देश की जितनी आय है और जो जनसंख्या है उसको भाग दोगे तो आपको प्रति व्यक्ति आय निकल आएगा, अर्थात एक एक व्यक्तियों का आय। ओके, तो अब आप लोगों को का नंबर है हरियाणा, खा है बिहार, गा है राजस्थान एंड घा है मेघालय। तो अगर यहां आपको राइट आंसर बताया जाए तो अकॉर्डिंग टू बुक आपका जो सही है वो है हरियाणा। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि का। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर का है उत्पादन, खा है वितरण, गा है विदेशी निवेश एंड घा है व्यय। तो यहां आपको ये बताना है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके द्वारा जो निवेश को कहते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखो ध्यान से समझना, एक तो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि विदेशी कंपनियां, और एक है निवेश। तो बच्चा पार्टी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और निवेश मिलकर क्या बनाएंगी, विदेशी निवेश। क्या बनाएंगी, विदेशी निवेश। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी निवेश। बस इतना तो आपको समझना है, कुछ है नहीं, केवल आपको थोड़ा सा ट्रिक लगा के समझना है क्वेश्चंस को, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 समझो कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन है। यहां आपको चारों में से बताना है कौन से उत्पादन का साधन है। ऑप्शन नंबर का है पूंजी, खा है आपका लाभ, गा है सेवाएं एंड घा है कर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन चारों में से कौन सा उत्पादन का साधन है। तो यहां आपका जो राइट आंसर है वो है पूंजी। क्या है, पूंजी। जब तक आपके पास पूंजी रहेगी तभी आप उत्पादन कर सकते हो। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप किसी चीज में उत्पादन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। अब आपको मैंने ये VIMP 14 क्वेश्चन बता दिया ऑब्जेक्टिव में। ये अगर आप याद करके जाते हो इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, और मैं आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट करूंगा और सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ा दूंगा। लेकिन जितना मैंने पढ़ाया है आप लोग प्रॉमिस करो कि इतना पढ़ लोगे, याद कर लोगे। कमेंट करना अगर आपको पूरा याद हो जाएगा तो नीचे कमेंट कर देना। अभी हमें लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ भी लिया है तो दोबारा पढ़ लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पढ़कर ही जाना है। लिखा हुआ है कि जर्मनी का एकीकरण का जो जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा और आप लोगों के दिमाग में सीधा जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सुनिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइए। लिखा हुआ है कि राष्ट्रवादी भावनाएं, जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो मध्य वर्गीय लोगों में काफी ज्यादा व्याप्त थी। जो मध्य वर्ग के लोग थे, ठीक है, जो मध्य वर्ग में पाए जाते थे, तो उनके मतलब मन में जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो काफी ज्यादा व्याप्त थी। इतना समझ में आया। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित, जो आपका संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। जैसे जो मतलब जर्मन महासंघ के जो विभिन्न इलाके हैं उनको जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर हुआ क्या कि मगर इस पहल को, इस चीज को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। जो राजशाही हैं मतलब जो राजा थे और जो फौज की ताकत थी उन्होंने मिलकर इसको दबा दिया। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। मतलब इसको दबाने में, मतलब जो प्रसा के बड़े बड़े भूस्वामी थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थे, उन्हें वो भी इनकी सहायता किया, इनका समर्थन किया। ओके, फिर हुआ क्या कि उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। जो राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया, उसका मुख्यमंत्री कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क था। और मैंने बताया था अभी जस्ट कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो ऑटो वन बिस्मार्क को, क्योंकि इस एकीकरण का जो मुख्यमंत्री था वो ऑटो वन बिस्मार्क ही था। और इस प्रक्रिया का क्या था? जनक भी था। क्या था? जनक भी था। देख लो भाई, इस प्रक्रिया का जनक था ऑटो वन बिस्मार्क। याद रखना, यहां से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली, जो प्रसा की सेना है और जो नौकरशाही थी उनकी मदद ली, और फिर किया क्या कि 7 वर्ष के दौरान
7 वर्ष के बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई। मतलब जो प्रसा है उनकी ऑस्ट्रिया से जीत हुई, डेनमार्क से जीत हुई और फ्रांस से जीत हुई। ओके, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पूरी होगी। और जनवरी 1871 में वारसाई में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जो प्रसा के राजा थे विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था जर्मनी में, तो ये आपको बताना है जर्मनी के एकीकरण में, तो आपको बताना है कि विलियम प्रथम। ओके, फिर ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इस तरह जो आपका 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1871 में। बस इतना आपको याद रखना है जर्मनी के एकीकरण में। जर्मनी के एकीकरण में बस इतना आपको याद रखना है। काफी आसान तरीके से काफी इजी पॉइंट्स मैंने आपको समझाया है और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, काफी आसान था। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या समझना है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। जो गांधी जी ने अपनी पुस्तक जो हिंद स्वराज है उसमें असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। ओके, अब आंसर देख लो। ओके, आंसर है कि जो महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में 1919 कब की बात है 1909 में कहा था, क्या कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। अगर भारत में ब्रिटिश शासन है तो उसमें भारतीयों लोगों का भी हाथ है, भारतीयों लोगों का भी सहयोग है, ये कहा था। और हुआ क्या, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रही है। अगर आपके घर में कोई आकर राज करे तो इसका मतलब आपके घर में ही किसी का हाथ है। तो भारत में अगर अंग्रेजों का शासन था तो इसका मतलब भारतीयों लोगों का भी सहयोग था। ओके, तो यही कह रहे हैं, यही लिखा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस लें, जो अपना सहयोग है उसे वापस ले लें, तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ठह जाएगी। मतलब जो ब्रिटिश का शासन है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठह जाएगी, अपने घर भाग जाएंगे और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएंगे। बस इतना आपको लिखना है। इसमें क्या है भाई, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत आसान तरीके से कि आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाए। और आई होप कि आपको इसको समझ में भी आ गया होगा। बस यही तो लिखा था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों लोगों के सहयोग से ही स्थापित है। अगर भारत के लोग चाहें तो ब्रिटिश शासन साल भर के अंदर ठह जाएगी। अपने शब्दों में भी बहुत आसान तरीके से लिख सकते हो। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पर आप लोग फोकस करो। क्या लिखा हुआ है कि 3 राज्यों के नाम बताएं। जो 3 राज्य हैं उनका नाम बताना है जहां काली मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। यहां आपको बताना है 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। ओके, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। तो यहां हम लोग आंसर देखेंगे। जो हमारा उत्तर है लिखा हुआ है, जो काली मृदा का रंग काला होता है। जो काली मृदा होती है नाम जैसा है वैसा ही रहेगा। लाल मृदा का रंग लाल होता है, पीली मृदा का रंग पीला होता है। तो काली मृदा का रंग काला होता है और इसे हम लोग रेगड़ मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगड़ मृदा। याद रखना, ये कभी कभी पूछा जाता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगड़ मृदा है। और यह लावाजनक सैलों से बनती है। जो लावाजनक सैल होती हैं, जो लावाजनक सैलों से बनती हैं। और यह मृदा महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं। और बहुत सारे राज्यों में पाया जाता है, कहीं कहीं अलग भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इन राज्यों में भी पाया जाता है। जो आपका महाराष्ट्र है, मालवा है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, ठीक है, के पठार में पाई जाती हैं। और काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए उचित समझा जाता है। जो काली मृदा है वो कपास की खेती के लिए, जो कपास की खेती होती है ना, उसी के लिए उचित समझा जाता है। कौन, काली मृदा। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड उचित समझी जाती है, इसे काली मृदा के नाम से, मतलब जो आपका काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये मेन रूप से भाई कपास की मृदा, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, इसीलिए इसका नाम भी रख दिया गया है कि काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मृदा में मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है, उसमें बहुत अच्छी खेती होती है कपास की। ओके, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 और आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और आप लोग जरूर तैयार करके जाओगे।
अब हम लोग देखेंगे यहां देखो क्वेश्चन नंबर 18 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, याद करके जाना कि रोपण कृषि की दो विशेषताएं बताइए। जो रोपण कृषि होती हैं उनकी दो विशेषताएं बताना है। तो यहां आपसे ये पूछ रहा है, रोपण कृषि का मतलब होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र होना चाहिए, व्यापक क्षेत्र जिसे कहा जाता है। तो अब सारी चीजें समझ में आ जाएगा। उत्तर में लिखना है कि रोपण कृषि की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जो रोपण कृषि है उनकी दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट समझो कि रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। जो रोपण कृषि है वो व्यापक क्षेत्र मतलब बहुत ज्यादा क्षेत्र हो जहां। ओके, तो रोपण कृषि कहां की जाती है? व्यापक क्षेत्र में की जाती है। फिर अगला पॉइंट समझो कि इस कृषि में अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी। भाई जितना बड़ा खेत होगा उतना ज्यादा पूंजी भी लगेगा और उतना ज्यादा श्रमिक भी लगेंगे काम करने के लिए। तो इसीलिए मैंने ये भी लिख दिया है कि इस कृषि में अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बस ये हमारा है रोपण कृषि की दो विशेषताएं, और मैंने दोनों बहुत आसान विशेषता बताया, बहुत सटीक, ऐसा ही आपको लिख कर आना है बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। जो सड़क परिवहन है उनके 3 गुण बताना है। ओके, 3 गुण। तो चलो फिर हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि भारत जो है विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। जो सड़क जाल का देश है भारत बहुत ज्यादा आगे है कि भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। और सड़क परिवहन के 3 जो प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। 3 प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं, एक एक को देखने वाले हैं। पहला, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। मतलब जो सड़क परिवहन है वो अन्य परिवहन के साधनों में एक कड़ी के रूप का कार्य करता है। अगर सड़क परिवहन ना हो तो हमेशा हम कहाँ भाई, अरे वायु परिवहन से वो यात्रा करेंगे, जल परिवहन से यात्रा करेंगे, समुद्र से यात्रा करेंगे, भाई कैसे कर पाएंगे अगर ऑटो ना हो, मोटरसाइकिल ना हो जो सड़कों पर चलाई जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप का होता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तन ये सारे देखो भाई बहुत कम ही उपयोग होते हैं। ओके, जब बिजनेस के रूप में होता है। तो ये आपको पहला समझ में आया गुण। और दूसरा समझो, दूसरा गुण क्या कह रहा है ये आपको समझना है कि सड़कों की निर्माण लागत कम होती है। जो सड़कों में निर्माण लागत है वो कम लगती है तथा या ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर भी बनाई जा सकती है। तथा जो सड़क है इन्हें ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हम और सारी का बात करें तो उन्हें नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा जो गुण है वो है यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान उतारने या चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये हमें 3 गुण मैंने बता दिया सड़क परिवहन के। आई होप कि आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देखो कि अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण बताइए। जो तृतीयक क्षेत्र है उसके बारे में आपको बताना है। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंतर्गत क्रियाएं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती। इसके अंतर्गत जो क्रियाएं हैं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती हैं, ओके, बल्कि सेवाओं का उत्पादन करती है, मतलब सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। ये क्रियाएं जो हैं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में मदद करती हैं। एग्जाम्पल के लिए वकील, डॉक्टर, परिवहन सेवाएं आदि प्रमुख हैं। ओके, अब एक आप लोग ध्यान से समझना एक चीज, एक मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताता हूं, आवश्यक सूचना, ठीक है। एक छोटा सा सूचना है कि आप लोग इस वीडियो को पहले लाइक कर देना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं सारे सब्जेक्ट का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें सारे बच्चों को दिक्कत है, मैंने देखा है भाई। लॉन्ग क्वेश्चन लाइक आपका सामाजिक विज्ञान है तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन का मैं आप लोगों को वीडियो लाने वाला हूं, एक सीरीज, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को कम से कम 20 से 25 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा सर आप जल्दी से सीरीज लाइए। ऐसे ही मैं आप लोगों को मैथ का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पहला जो आप लोगों का है जैसे वास्तविक संख्या, ठीक है। ऐसे में आपको चैप्टर वाइज 2 चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म त्रिभुज, ये सारे चैप्टर, द्विघात समीकरण, चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा प्रोवाइड करने वाला हूं, ओके। और आपका साइंस का मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं, साइंस का।
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो कि आप लोगों को चाहिए वीडियो या नहीं, ठीक है, कमेंट करना। और ये आज मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका मैं सीरीज लाने वाला हूँ, वीडियो जो आप लोगों को एक्स्ट्रा देने वाला हूँ, जो आप लोगों का 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों का इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना। फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।